नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच अहम वर्चुअल बैठक जारी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कई मुद्दों पर चर्चा की खबर निकल के आ रही है। जो बाइडेन जोर दे सकते हैं रूस से संबंध तोड़ने पर। भारत का क्या रुख होगा वो बताया है विदेश मंत्रालय के जानकारों ने, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, श्रीलंका संकट के बीच श्रीलंका में लग रहे मोदी किनारे। जी हां, आखिर कौन लगा रहा है मोदी किनारे? विपक्ष क्या कुछ कर रहा है वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान ने फिर से अलापा कश्मीर करा। तो बोले मेजर जनरल पहले पीओके को बचाओ, भारत में मिलाना चाह रही है वहां की आवाम। जम्मू कश्मीर को छोड़ो बाद में। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, चीन ने रूसी सहयोगी सर्बिया को भेजी खतरनाक मिसाइल। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आखिर क्या है रशिया और ड्रैगन की नई चाल, वो भी हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। और इस बीच ब्रह्मोस मामले में एक से अधिक आईएएफ अधिकारी पर गिरेगी गाज। पाक में जा गिरी थी ब्रह्मोस मिसाइल, कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। बड़ी संकेत अधिकारी जांच अधिकारियों ने दिए, बहुत गंभीर मामले। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे, जहां रामनवमी पर बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर देखने को मिला उपद्रव। बड़ी खबर निकल के आ रही, ये हम आपको बताएंगे। धारा 144 लगा दी गई है, कई जगहों पर मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच रूस ने यूक्रेन युद्ध की नियुक्त किया नया कमांडर। जी हाँ, रूस ने नया कमांडर उतार दिया है। आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता का है रिकॉर्ड, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके। फ्रांस के राष्ट्रपति में हो रहा है चुनाव, राष्ट्रपति के लिए वो किसका पलड़ा भारी है वो भी बताएंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने बनाई पीएम मोदी की पसंदीदा खिचड़ी और पीएम मोदी को किया टैग, तो वो भी बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज वर्चुअली मीटिंग होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, उससे ठीक पहले बड़ा बयान निकल के आया है वाशिंगटन का। कहा है, व्हाइट हाउस ने कहा है कि चर्चा रूस से रिश्ते तोड़ने पर दबाव बनाएंगे जो बाइडेन। जी हां, आखिर भारत क्या करेगा वो हम आपको बता दें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज 11 अप्रैल को यानी आज शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअली मीटिंग करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दक्षिणी एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर हाल ही के घटनाक्रमों पर बातचीत की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस संबंधों में जानकारी भी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वर्चुअली बैठक के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की काम करेगी। इसके साथ ही इनमें दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल जो मीटिंग होगी और चौथी बार अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में पहले होंगे, और जिसका नेतृत्व भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर कर रहे हैं। यानी अमेरिका से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें क्या कुछ बैठक होते हैं, क्या कुछ फैसले होते हैं, वो नज़र हमारी बनी है, हम आपको पल पल के अपडेट के लिए रूबर कराएंगे। हालांकि भारत कि जो विदेशी जानकारों का मानना है, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी ऐसे अमेरिका के ऐसे दबाव में नहीं आने वाले हैं जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करे। एक और अपडेट लेते हैं, श्रीलंका में हो रहा मोदी पूर्व पीएम और विपक्ष ने जताया मोदी का आभार। चीनी निवेश पर भी कई बड़ी बातें। जी हाँ, आर्थिक संकट से जूझते श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत ने सबसे ज़्यादा हमारी मदद की है। उन्होंने कहा है कि सरकार चीन के साथ चर्चा करे। भारत सरकार ने हाल ही में मुश्किल दौर से गुजर रहे श्रीलंकाई के ईंधन की खेप भेजी थी। इसके अलावा अप्रैल में भी कई और खेप भेजा जाना बाकी है। अब मुल्क के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि नागरिकों को बुनियादी चीज़ें जुटाने की भी कोशिश में जान दांव पर लगाया जा रहा है। विपक्ष इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से श्रीलंका में बने हालात पर दखलंदाजी देखने की मांग कर रहा है कि आप इसमें इंटरफेयर करिए। हालांकि भारत की तरफ से पीएम मोदी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको बता दें, अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस संकट में जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका के साथ खड़ा रहा, श्रीलंका के लोगों की मानवीय मदद किया, ये कहीं न कहीं भारत दिखाता है कि कैसे ये हमारा सच्चा दोस्त है। वहीं चीन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के तहत कोई भी बड़ा चीनी निवेश को लेकर मांगी गई थी, लेकिन निवेश नहीं आया। मुझे लगता है कि कर्ज चुकाने को लेकर रीशेड्यूलिंग पर चर्चाएँ जारी है। उन्होंने चीनी सरकार से बातचीत की, मुझे इतना
ही पता है। दरअसल उन्होंने कहा है कि चाइना जो है इस बार पहले कह रहा है कि पहले मेरा पैसा दो, यानी श्रीलंका से पैसा मांग रहा है, ये विपक्ष का खुलासा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद, जहां एक तरफ पीओके कश्मीर की बात कही तो सेना ने कहा पहले पीओके बचा लो, उसके बाद कश्मीर की बात करना। जी हाँ, बड़ी खबर, सेना को, पाकिस्तानी सेना को लग रहा है पीओके खोने का डर। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की। पाकिस्तान में निजाम भले ही बदल गया हो, लेकिन कश्मीर को लेकर उनका रवैया पुराना ही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापने लगे हैं। संभावित पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे के समाधान के बाद ही शांति संभव है। पाकिस्तान के पीएम पद संभालने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो देश में सद्भाव चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। पहले कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, अब इनके इस बयान के बाद वहाँ की जो सेना है, सेना का जो बयान निकल के आया है वो आप समझ सकते हैं कि कैसे डरे हुए हैं पीओके को लेकर। सेना ने बयान दिया है कि साहब, मेजर जनरल साहब इसके सिचान ने कहा है कि उन्होंने कहा कि पीओके पर बात होनी चाहिए, ना कि भारत के मौजूदा कश्मीर पर। ये मेजर ने कहा है, वहाँ के मेजर जो कहा वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर का मुद्दा हल हो चुका है आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद ही अब बात कीजिए तो आप पीओके पर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, चीन ने रूसी सहयोगी सर्बिया को भेजी खतरनाक मिसाइल। यूक्रेन युद्ध के बीच ड्रैगन की नई और खतरनाक चाल समझिए। दरअसल चीन ने हाल ही में अपने विशालकाय Y-20 कार्गो विमानों में से आधा दर्जन को रूसी सहयोगी सर्बिया को कथित तौर पर एक एडवांस मिसाइल सिस्टम डिलीवरी करने के लिए भेज दिया है। इसे चीनी वायुसेना द्वारा सबसे बड़ा निवेश ऑपरेशन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना के लिए यूरोप में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट विमान तैनात करना बेहद दुर्लभ मामला है। चीनी सरकार ने अभी तक मिशन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मिशन FK3 की डिलीवरी के लिए हो सकता है। आपको बता दें कि F3 चीनी HQ-22 सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन है, लेकिन जिस तरीके से रूसी सहयोगी सर्बिया को ये मिसाइलें भेजी जा रही हैं और यूक्रेन युद्ध के बीच अपने आप में ये कई सवाल खड़े करते हैं। एक और अपडेट, ब्रह्मोस मामले में एक से अधिक IAF अधिकारियों पर गिरेगी गाज। पाक में जा गिरी थी ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान में गलती से जा गिरी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। 9 मार्च 2022 को भारत के बिना हथियार की सुपरसोनिक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी। एक और उच्च स्तरीय जांच में पता चला है कि इस घटना के पीछे ब्रह्मोस यूनिट के कमांडिंग अफसर CEO की गलती थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि कमांडिंग अफसर के अलावा क्रू मेंबरों की गलती का नतीजा था। इस लापरवाही के लिए भारतीय वायुसेना ने एक से अधिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और इसके खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। इस हादसे में पाकिस्तान में किसी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने CEO, एक ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी कर्नल और एक अन्य को प्रथम दृष्टया इस अभूतपूर्व घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो दोस्तों, एक्शन जारी है और कई अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए नियुक्त किया नया कमांडर। आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता का रिकॉर्ड। अमेरिका के एक अधिकारी ने रविवार को दावा किया है कि सैन्य कार्रवाई के दौरान मिले झटके के बाद रशिया ने यूक्रेन युद्ध के लिए नया कमांडर नियुक्त कर दिया। अमेरिकी अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए बताया है कि रूस ने अपने सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारी जनरल अलेक्जेंडर दिवोरनिकोव को यूक्रेन युद्ध का नया कमांडर नियुक्त किया है। साथ ही बताया है कि दिवोरनिकोव का सीरिया और अन्य युद्ध स्थलों पर आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता का रिकॉर्ड है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कहा है कि किसी भी जनरल की नियुक्ति से इस तथ्य को मिटाया नहीं जा सकता है कि रूस पहले ही यूक्रेन में रणनीतिक असफलता का सामना कर चुका है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, एक नया कमांडर नियुक्त कर दिया गया है रूस के द्वारा। एक और अपडेट, फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव से पहले चरण का मतदान खत पेन ने मैक्रो का कड़ा मुकाबला। बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्रांस में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें,
फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव से पहले चरण में मतदान रविवार को शुक्रवार को हो गया और पहले चरण में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। आपको बता दें, इससे पहले प्रतीत हो रहा था कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए जीत आसान होगी, लेकिन अब दक्षिणपंथी मरीन ले पेन ने उन्हें कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। मैक्रो जहां देश के 8.5 करोड़ मतदाता से दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं, वहीं 11 अन्य उम्मीदवार उनकी जीत की राह में रोड़े बनकर अड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में फ्रांसीसी नागरिक अपनी समस्याओं के प्रति मैक्रो की उदासीनता से नाराज हैं और उनका कहना है कि मैक्रो से खाद्यान्न, ईंधन आदि से जुड़ी घरेलू समस्याओं की ओर से ध्यान के बजाय यूक्रेन में जारी युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यूरोपीय संघ की पूर्वी सीमा पर जारी युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा महत्व है और इससे युद्ध के बाद फ्रांस की पहचान को नए सिरे से स्थापित करना है और ये निर्धारण करना कि यूरोपीय आबादी का उत्थान हुआ है या पतन। तो दोस्तों, ये वोटिंग हुई और आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां इस बार बदलाव की तरफ रुख फ्रांस का है। एक और अपडेट लेते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर रामनवमी में जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ पथराव। धारा 144 बंगाल, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई जगहों पर शोभा यात्रा पर हुआ पथराव। रामनवमी की त्यौहार रविवार को मनाया गया और इस दौरान 4 राज्यों में हिंसा देखने को मिली, जिनमें गुजरात में एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन, पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर, झारखंड के लोहरदगा में भी हिंसा हुई। हिंसा रामनवमी पर जुलूस निकालने के कथित तौर पर शुरू हो गई थी। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की और स्थिति पर काबू करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए। कई इलाकों में कर्फ्यू समेत धारा 144 लगा दी गई ताकि शांति कायम की जा सके। आइए 10 बड़ी बातों हम आपको बता देते हैं। जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 300 किलोमीटर दूर खरगोन शहर में बड़े जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के 3 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। जुलूस पर पथराव समेत कुछ वाहनों पर घरों में आगजनी की घटनाएं भी हुई, जिसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने कहा है कि पूरे खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि खरगोन के पुलिस अधीक्षक MP सिद्धार्थ चौधरी को हिंसा के दौरान गोली लगी थी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। कई जगहों पर हालात ख़राब हैं। सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों कि शोभा यात्रा निकाली गई, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य नारे लगाए गए और यही कारण है कि गगनभेदी नारों के बाद पथराव होना शुरू हो गया। एक और अपडेट, सत्ता के लालच में डूबे थे इमरान खान। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू करने की थी तैयारी, सेना ने प्लान किया फेल, अब हो सकता है कड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में इमरान खान को शनिवार को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है और अब उनको लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार इमरान ने विपक्ष को सत्ता सौंपने के बजाय मार्शल लॉ लागू करने की धमकी दी थी। सुरक्षा अधिकारी और विपक्ष के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने वाले दिनों में सत्ता पर काबिज होने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को जीतने में सफल नहीं हो सके। आधी रात को उनकी पाकिस्तान की सत्ता से विदाई कर दी गई। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग रोकने के बजाय इसके लिए उन्होंने संसद को भंग कर दिया। नए सिरे से चुनाव कराने की मांग उन्होंने की और उन्होंने दावा किया कि सरकार गिराने के लिए विदेशी साजिश रची गई है, लेकिन इमरान खान के सारी चालें सुप्रीम कोर्ट ने विफल कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। शहबाज शरीफ के PM बनने से पलटा चीन, कहा इमरान हमारे लिए इमरान खान से बेहतर होंगे। पाकिस्तान की संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान को रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद पद से हटा दिया, लेकिन चीन का मानना है कि इस्लामाबाद में इतनी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत दोस्ती को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के विशेषज्ञ चीन पाकिस्तान के संबंधों के भविष्य में आश्वस्त हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नई सरकार चीन के साथ दोस्ती पर सुनिश्चित करने के लिए देश को लंबे समय से चली आ रही परंपरा को कायम रखेंगी और सभी चीन पाकिस्तान सहयोगी परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें कहना है चाइना की तरफ से। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के सांसद अब वर्तमान विधायक आजम खान बाय बाय कहने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव को। समर्थकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा संकट सामने खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव मुस्लिम मतों के एक बड़े हिस्से पर हाथ साफ करने वाली पार्टी की जेल में बंद नेता मोहम्मद आजम खान की पार्टी को बाय बाय करने का संकेत आ गया है। रविवार को उनके समर्थकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा, यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और रामपुर शहर से लगातार 10वीं बार विधायक चुने गए आजम खान इस समय जेल में बंद हैं और उनके नज़दीकी समर्थकों
समर्थकों ने रविवार को पार्टी कार्यालय पर बुलाई और इसमें सीधे निशाने पर अखिलेश आ गए। आजम खान के मीडिया प्रभारी फहासत अली खान सानू ने तो कह दिया कि चुनाव ने पूरे प्रदेश में मुसलमानों ने सपा को एक तरफा वोट दिया, इससे ही सपा 125 सीटों पर पहुंची। अब अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि आजम खान जो है वह अलग ही राह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कीव को छोड़ इस शहर की ओर बढ़ा रूस। 13 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। दरअसल आपको बता दें, रूसी सेना को टक्कर दे रही यूक्रेन, लेकिन लगातार युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच 47वें दिन व्लादिमीर पुतिन की ओर से सेना कीव को फतह नहीं कर पाई है, जिसके चलते अब उसने अपना प्लान चेंज कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूसी सेना का बड़ा काफिला अब एल्जुम शहर और नीपर नदी के आसपास देखा गया है और यही कारण है कि 13 किलोमीटर लंबा काफिला शहर की तरफ बढ़ रहा है और सब कुछ तबाही कर रहा है। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तान के कई शहर में इमरान खान के समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। चौकीदार चोर है के लगाए नारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI ने इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के विरोध में बीती रात देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर सहित विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इन शहरों में प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मालूम हो कि इमरान खान को विश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान के समर्थकों ने चौकीदार चोर है के नारे लगाए। पंजाब की लाल हवेली में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। विरोध के दौरान भीड़ ने सेना के चौकीदार बताया और उन्हें चोर कहा और उन्हें इमरान खान की जनादेश को चोरी है। और मालूम हो कि यह नारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर लिए गए थे। राहुल गांधी ने कहा था ये चीज़ें हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर हमला। कोर्ट ने मुर्तज़ा की रिमांड 5 दिन बढ़ाई। अब 16 अप्रैल तक रहेगा ATS की कस्टडी में। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी की रिमांड की अवधि अदालत ने 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब 16 अप्रैल को मध्याह्न 12 बजे तक ATS की हिरासत में रहेंगे। पहले ATS ने 11 अप्रैल तक के लिए मुर्तज़ा की रिमांड मिली थी। सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ATS ने मुर्तज़ा को अदालत में जज के सामने पेश कर दिया। जज ने तमाम दलीलें सुनने के बाद मुर्तज़ा की रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि ATS लगातार मुर्तज़ा और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहा है। इस दौरान अहम सुराग मिले। टेरर कनेक्शन के खुलासे भी हुए। 11 अप्रैल को उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। यूपी ATS ने मुर्तज़ा को लखनऊ से गोरखपुर लाकर सोमवार को कोर्ट में पेश किया है। तो दोस्तों, एक तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन शिकंजा जारी है। हम चलते हैं और अपडेट। सपा सांसद जया बच्चन खिलाफ कोर्ट का एक्शन। इस मामले में जारी हुआ नोटिस। अमिताभ बच्चन भी नहीं बचा पाएंगे। मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने जया बच्चन को एक जमीन सौदे के पर नोटिस जारी कर दिया। भोपाल जिला अदालत ने 7 अप्रैल को नोटिस जारी किया था और 29 अप्रैल तक जवाब देने की अदालत में पेश होने को कहा गया है। पूर्व BJP विधायक जितेंद्र डाग्गा के बेटे अनुराग डाग्गा द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले के द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसके अनुसार उन पर भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त करने के भी भूमि सौदा रद्द करने का आरोप लगाया हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।